स्वागत है। आज हम जावा की बुनियादी बातों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, है ना? हमारे पास जो सामग्री है उसके आधार पर। हाँ बिल्कुल। फोकस रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब OOP के सिद्धांतों पर, और ये भी देखेंगे कि एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम काम कैसे करता है। हाँ, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत सुनने में आता है। सही, और जावा का तो पूरा आधार ही यही है। ये पुराने तरीकों से काफी अलग है, जहां बस फंक्शंस या प्रोसीजर्स पर ध्यान होता था। यहाँ सब कुछ डेटा और ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, OOP, इसका जो मेन आइडिया है वो यही है कि कोड को डेटा के चारों तरफ ऑर्गेनाइज करना, ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके। हाँ बिल्कुल सही। पुराने तरीके सिर्फ एक्शन या स्टेप्स पर फोकस करते थे। OOP के आप कह सकते हैं 3 मुख्य स्तंभ हैं: एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा। और एक और कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन, वो भी काफी जरूरी है, मतलब जटिलता को छुपाना। हाँ, जैसे कार चलाने के लिए इंजन कैसे काम करता है वो सब जानने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल वही, बस स्टीयरिंग व्हील, गियर, ब्रेक पता होने चाहिए, अंदर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं। वो एब्स्ट्रैक्शन है। तो पहला वाला एनकैप्सुलेशन, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी कैप्सूल में डाल देना, मतलब डेटा और कोड को एक साथ लपेट देना। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये एक तरह की सुरक्षा कवच है। कोड और उससे जुड़ा डेटा एक यूनिट में बंध जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है? मतलब सिर्फ छुपाना ही है या कुछ और भी? छुपाना एक हिस्सा है जिसे डेटा हाइडिंग कहते हैं, पर बड़ा फायदा ये है कि आप तय करते हैं कि बाहर की दुनिया उस डेटा के साथ क्या कर सकती है। सीधे कोई उसे बदल नहीं सकता, सिर्फ आपके दिए हुए तरीकों, मेथड से ही इंटरैक्ट कर सकता है। इससे कोड ज्यादा मजबूत और मेंटेन करने में आसान होता है। हाँ, जैसे वो ऑटोमेटिक कार ट्रांसमिशन वाला उदाहरण, हम बस गियर बदलते हैं, अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हाँ, परफेक्ट उदाहरण है। इंटरफेस सिंपल है, अंदर की मशीनरी जटिल हो सकती है, पर वो छिपी हुई है। ये हुआ एनकैप्सुलेशन। ठीक है, फिर आता है इनहेरिटेंस। सामग्री में वो जानवरों वाला क्लासिफिकेशन था। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। जैसे एक गोल्डन रिट्रीवर क्लास कुत्ता क्लास की खासियतें लेती है और कुत्ता क्लास स्तनपायी क्लास के। तो एक क्लास दूसरे की प्रॉपर्टीज और व्यवहार को अपना लेती है। सही, इसे इज अ रिलेशनशिप भी कहते हैं। गोल्डन रिट्रीवर इज अ कनाइन। इसका सबसे बड़ा फायदा है कोड का दोबारा इस्तेमाल। आपको बार बार वही कोड नहीं लिखना पड़ता, और ये एक पदानुक्रम, एक हिरार्की बनाता है। मतलब कोड ऑर्गेनाइज हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बड़ी सिस्टम्स को मैनेज करना आसान हो जाता है। जो क्लास इनहेरिट करती है उसे सब क्लास कहते हैं, और जिससे करती है उसे सुपर क्लास। ठीक है, ये भी समझ आया। अब तीसरा, पॉलीमॉर्फिज्म। ये नाम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ग्रीक से आया है। पॉली मतलब अनेक और मॉर्फ मतलब रूप, तो अनेक रूप। अनेक रूप। टेक्स्ट में लिखा था एक इंटरफेस कई तरीके। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप एक ही नाम का इस्तेमाल करके अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग काम करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कई तरह के जानवर हैं, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी। हाँ। और आप सबको कहते हैं आवाज निकालो, तो कुत्ता भौंकेगा, बिल्ली म्याऊं करेगी, पक्षी चहचहाएगा। इंटरफेस यानी कमांड एक ही है, आवाज निकालो, पर उसका अमल, उसका तरीका हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग है। अच्छा, तो ये कोड को बहुत लचीला बना देता होगा, है ना? बिल्कुल, आपको हर स्थिति के लिए अलग अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस जेनेरिक कमांड देते हैं और ऑब्जेक्ट खुद तय करता है कि उसे कैसे करना है। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मिलकर OOP को इतना पावरफुल बनाते हैं। ये तो हो गई थ्योरी। अब वो जो सिंपल सा जावा प्रोग्राम था, example.java, जो सिर्फ एक लाइन प्रिंट करता है। हाँ, दिस इज अ सिंपल जावा प्रोग्राम। उसे चलाने के लिए पहले जावा C से कंपाइल करना होता है, फिर जावा से रन करना होता है। ये कंपाइल वाला स्टेप क्यों जरूरी है? सही, जावा C कमांड आपके लिखे हुए जावा कोड, सोर्स कोड को जावा बाइट कोड में बदलता है। ये बाइट कोड एक इंटरमीडिएट भाषा है। अच्छा, तो ये सीधे मशीन कोड नहीं होता? नहीं, ये बाइट कोड फिर जावा वर्चुअल मशीन JVM पर चलता है। और क्योंकि JVM हर तरह के कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है, इसलिए आपका कंपाइल किया हुआ जावा कोड कहीं भी चल सकता है। यही जावा का राइट वंस रन एनीवेयर वाला फंडा है। समझ गया। और उस सिंपल कोड में भी कुछ खास हिस्से थे, जैसे क्लास एग्जाम्पल, फिर वो मेन मेथड। हाँ, क्लास एग्जाम्पल से क्लास डिफाइन होती है।
मेन मेथड वो एंट्री पॉइंट है जहां से प्रोग्राम चलना शुरू होता है। पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड ये सब कीवर्ड्स हैं जिनका खास मतलब है। और system.out.println वो कमांड है जिससे स्क्रीन पर कुछ प्रिंट होता है। सामग्री में कुछ और बेसिक चीजों का भी जिक्र था, कमेंट्स या आइडेंटिफायर, लिटरल, सेपरेटर। हाँ, ये सब जावा भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कमेंट्स कोड को समझाने के लिए होते हैं, कंपाइलर उन्हें अनदेखा कर देता है। आइडेंटिफायर नाम होते हैं क्लास के, वेरिएबल के, मेथड के। लिटरल फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं जैसे नंबर 100 या कोई टेक्स्ट। और सेपरेटर्स जैसे कि सेमीकोलन स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए या कर्ली ब्रैकेट्स कोड के ब्लॉक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जावा के अपने कीवर्ड्स भी होते हैं जिन्हें हम नाम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, करीब 50 के आसपास कीवर्ड्स हैं जैसे क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, इफ, एल्स, फॉर वगैरह। और वाइट स्पेस मतलब खाली जगह या नई लाइन जावा ज्यादातर इग्नोर करता है, लेकिन कोड को पढ़ने लायक बनाने के लिए वो जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो जावा ऑब्जेक्ट्स के आसपास प्रोग्राम बनाता है। इसके लिए वो इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जैसे सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है, और ये सब लिखने के लिए कुछ बुनियादी नियम और कीवर्ड्स हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये सिद्धांत सिर्फ थ्योरी नहीं है। असल दुनिया में बड़े और जटिल सॉफ्टवेयर बनाने और उन्हें सालों साल चलाने लायक बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके हैं, चीज़ों को ग्रुप करना, उनमें रिश्ते बनाना, कॉमन इंटरफेस से बात करना, क्या ये सिर्फ कोडिंग में ही काम आते हैं, या फिर हम इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जानकारी को व्यवस्थित करने या दूसरी जटिल चीज़ों को समझने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? शायद इस पर सोचना दिलचस्प हो।